आज के इस वीडियो के लिए हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है असिस्टेंट पॉइंट्समैन। तो इस वीडियो में हम असिस्टेंट पॉइंट्समैन के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट्समैन बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी क्या क्या मापदंड है। उसमें एक एजुकेशनल मापदंड होता है, एक शारीरिक मापदंड होता है। तो अगला जो पॉइंट है वो आता है ट्रेनिंग सेगमेंट से जुड़ा है, यानी ज्वाइनिंग के बाद में कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। तो नौकरी लगने के बाद में जो हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्या काम होता है, तो इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसी होती है। ये बात करते हैं प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जिसको देखकर आप थंबनेल पर मैंने लिखा है कि आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन से ऑफिसर बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे ऑफिसर बनने के लिए, आपको क्या क्या इसमें प्रमोशन के एवेन्यूज है, क्या क्या इसमें प्रमोशन के चैनल है, उनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में रेलवे में लेवल 1 और एनटीपीसी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा रही है या फिर उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं सभी सफल कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आपकी मांग के आधार पर हमने डिसाइड किया है कि हम रेलवे के लेवल 1 और एनटीपीसी के तहत भर्ती होने वाले सभी पदों की जॉब प्रोफाइल, उनकी सैलरी और अलाउंसेस, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज और उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण उनके ट्रांसफर के रूल्स क्या है, सभी पर पद वाइज एक एक वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर वीडियोस बनाएंगे। हमारे चैनल पर आपको सभी इंफॉर्मेशन, सभी सूचनाएं रेलवे बोर्ड के सर्कुलर, उनके कोड और मैनुअल के आधार पर विद रेफरेंस आपको उपलब्ध कराता हूं। यहां पर कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन मैं मेरे मन से या कहीं से सुनी सुनाई बातों पर यहां पर आपको नहीं मिलेगी। सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलती है। तो रेलवे सर्विस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, तो हमारे चैनल को भी साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो सेवा काल रहेगा उसमें हमारा चैनल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएगा जो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो आज के इस वीडियो के लिए हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है असिस्टेंट पॉइंट्समैन। तो इस वीडियो में हम असिस्टेंट पॉइंट्समैन के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्समैन बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी क्या क्या मापदंड है। उसमें एक एजुकेशनल मापदंड होता है, एक शारीरिक मापदंड होता है। तो दोस्तों, पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में लेवल 1 का पद होता है, जो अभी ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, रेलवे ने ग्रुप डी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब सभी पद ग्रुप सी में आ गए हैं। तो इसके बारे में किसी और दिन डिटेल से चर्चा करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में असिस्टेंट पॉइंट्समैन के बारे में जान लेते हैं। तो जो लोग रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके मन में सबसे पहला सवाल, असिस्टेंट पॉइंट्समैन के बारे में अगर तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहला सवाल यही आता है कि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और क्या शारीरिक मापदंड इसके लिए बोर्ड ने निर्धारित कर रखे हैं। दोस्तों, पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में नॉन टेक्निकल सेफ्टी कैटेगरी का पद होता है, जिसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित है। वर्तमान में 10th या ITI हो सकता है, और आगे की जो भर्तियां होंगी फ्यूचर में उसमें इसको ITI किया जा सकता है, बट फिलहाल 10th है। फिर बात आती है एज क्राइटेरिया की। तो जो लोग 18 वर्ष मिनिमम और 33 वर्ष मैक्सिमम हो चुके हैं, यानी अपर लिमिट 33 वर्ष की है। इसमें अपर लिमिट में SC, ST और OBC यानी रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आवश्यक छूट मिलेगी। एज में जो अपर लिमिट में मिलती है वो जो निर्धारित कर रखी है 5 वर्ष, 3 वर्ष जो भी है। इसके बाद में फिर बात आती है मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर। तो इसके लिए कम से कम आपको A2 स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी आपकी दोनों आंखें 6/9 होनी चाहिए कम से कम। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके लिए यह है कि इसमें दिव्यांग अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो जो दिव्यांग पर्सन है वो असिस्टेंट पॉइंट्समैन रेलवे में नहीं बन सकते। फिजिकली फिट होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए। अगर आप इन सभी मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं तो आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन बन सकते हैं। अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, लेवल 1 के सभी पद सीधी भर्ती के तहत ही भरे जाते हैं, जिसमें 2 अलग कैटेगरी और है। इसमें आप CG ग्राउंड पर भी अपॉइंट हो सकते हैं और GM रिकमेंडेशन से भी अपॉइंट हो सकते हैं, और दूसरा होता है बंगला पियोन के थ्रू भी यहां पर आ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पद एग्जाम के थ्रू भरे जाते हैं, जिनका ये अभी मैंने 3 जो बिंदु बताए हैं, GM रिकमेंडेशन और CG अपॉइंटमेंट। CG अपॉइंटमेंट मतलब अपने फैमिली मेंबर जो पहले से रेलवे सर्वेंट है, वो अगर अपने बच्चों को अपनी जॉब मेडिकल स्टैंडर्ड पर ट्रांसफर करना चाहता है तो उस तरीके से भी अपॉइंट हो सकते हैं।
बहरहाल रेलवे का जब भी लेवल 1 का सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जारी होगा तब आप अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड का एक लिखित एग्जाम होता है, फिर फिजिकल एग्जाम होता है, और उसके में जो प्राप्तांक होते हैं उसके आधार पर एक वरीयता सूची बनती है और सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो रेलवे के द्वारा बुलाया जाता है। तो ये चरण अभी जो भर्ती है उसमें कंप्लीट हो चुका है और ज्वाइनिंग मिल चुकी है मतलब, तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। अगर जिन लोगों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है और डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के समय कोई डाउट आता है तो आप हमको जरूर बता दीजिएगा, जिसके लिए हमने ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप वहां पर बेझिझक डाल दीजिएगा, हम कभी भी उसका रिप्लाई करने के लिए एनी टाइम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। अब साहब आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है एज असिस्टेंट पॉइंट्समैन, तो अगला सवाल, अगला जो पॉइंट है वो आता है ट्रेनिंग सेगमेंट से जुड़ा है, यानी ज्वाइनिंग के बाद में कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। तो ज्वाइनिंग के बाद में ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के बारे में बात करें तो लेवल 1 के अधिकतर पदों पर ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग होती है, यानी आपके जो सीनियर रहेंगे वही आपको काम सिखाएंगे। और असिस्टेंट पॉइंट्समैन सेफ्टी कैटेगरी का पद है तो GSR की बेसिक ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी भेजा जाता है, 10-15 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। तो मैं सभी नए अभ्यर्थी जो को एक मेरी तरफ से एक ओपिनियन जरूर देना चाहूंगा, जिन भाइयों ने असिस्टेंट पॉइंट्समैन के तौर पर ज्वाइन किया है वो स्टेशन वर्किंग रूल और उनके स्टेशन के द्वारा कंट्रोल्ड होने वाले गेट के गेट वर्किंग रूल का अध्ययन जरूर कर लें। अगर आपने SWR GWR को पढ़ के रखा है तो आपका जो जॉब है बहुत आसान हो जाएगा, आगे आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आएगी। अब अगला सवाल आपके मन में भी होगा कि यार इतनी देर से माथा खा रहे हो, अब भाई ये भी बता दो नौकरी लगने के बाद में जॉब हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्या काम होता है, तो इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसी होती है। तो दोस्तों काम की बात करें तो यहाँ पर 4-5 बेसिक काम होते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन का। पहला काम, स्टेशन से जो ट्रेन गुजरती है उस ट्रेन को ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना होता है, जो झंडी दिखाने का काम होता है वो है। जब कभी आपके स्टेशन पर कोई सिग्नल फेल्योर होता है तो उस स्थिति में आपको मेमो डिलीवर करना, पॉइंट्स क्लेम करना, ये काम भी आपके होते हैं, पॉइंट्स ऑपरेटिंग वगैरह भी। नेक्स्ट बड़ी यार्ड है जहां पर संटिंग वगैरह होती है तो वहां पर आपको हेल्प करनी पड़ती है। पावर चले जाने की स्थिति में आपको स्टेशन जनरेटर स्टार्ट करना होता है। मेन काम पॉइंट्समैन का पॉइंट ऑपरेट करना होता था, जो मैनुअल पॉइंट होते थे उस टाइम, अभी तो ये बहुत कम है, तो पॉइंट से रिलेटेड ऑपरेशन से रिलेटेड ज़्यादा काम बचा नहीं है, सभी आजकल ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सभी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग आजकल इंडियन रेलवे में उपलब्ध है। जो प्रोफाइल को देखकर लगता है बहुत आसान है, लेकिन फिर भी चैलेंजिंग काम जरूर है, बहुत चैलेंज आपको मिलने वाले हैं। अब ड्यूटी घंटों की बात करें तो इसमें 8 घंटे भी हो सकती है और 12 घंटे की ड्यूटी भी आपकी हो सकती है। अब आपको लग रहा है कि काम बहुत आसान है, कर लेंगे, लेकिन अब ये भी बात की जाए कि इसमें तनख्वाह यानी सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले सैलरी स्लिप में जो अर्निंग सेगमेंट होता है उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, क्या क्या आपकी सैलरी स्लिप में अर्निंग सेगमेंट में आएंगे और क्या क्या, फिर बात करेंगे डिडक्शन के बारे में, उसमें क्या क्या कटौतियां आएगी। सबसे पहला आता है बेसिक। तो लेवल 1 का जो इनिशियल बेसिक होता है वो 18,000 होता है और उसके बाद में कर्मचारी को प्रति वर्ष 3% इंक्रीमेंट मिलता है, लगभग 3% मिलता है। दूसरा सेगमेंट होता है डीए का यानी महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में 42% है, बेसिक का 42% यानी 18,000 का 42% होगा, जो लगभग 7,500 रुपए होता है। ये साल में 2 बार रिवाइज होगा। नेक्स्ट रिवीजन जुलाई 2023 में होगा, फिर जनवरी 24, जुलाई 24, इस तरीके से जनवरी और जुलाई में इसको 2 बार रिवाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एचआरए। अगर आप रेलवे क्वार्टर्स अवेल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपके बेसिक पे पर 9, 18, 27% की दर पर एचआरए दे होगा। इसकी दर आपके जहां पर आप रह रहे हैं उसकी सिटी पर निर्भर करती है। भारत में कुछ मेट्रो सिटियों को छोड़ करके सभी सिटियों में ये दर 18% है, तो 18% के हिसाब से आपका एचआरए हो जाएगा 3200-3300 रुपए के आसपास। इसके बाद में आपको टीए दे होगा। टीए तभी दे होता है जब आप स्टेशन से आउट ऑफ स्टेशन ड्यूटी करने जाते हैं, यानी हेडक्वार्टर को छोड़ करके 8 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको टीए दे होगा। एक दिन का 500 रुपए मिलता है। इस हिसाब से अगर 6-7 दिन भी कर लेते हैं तो 3-3,500 रुपए टीए हो जाता है। इसके बाद में आपको एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, यानी आप ड्यूटी के लिए घर से स्टेशन तक आते हैं, उसके लिए ऑटो किराया वगैरह जो लगता है उसके कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। ये लगभग 1278 है वर्तमान में। ये डीए और सिटी पर निर्भर करेगा।
इसके बाद में अगर आप किसी नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करते हैं तो उस दिन का आपको NHA मिलता है। नाइट में ड्यूटी करते हैं तो आपको NDA मिलता है, और साल में एक बार ड्रेस अलाउंस मिलता है, एक बार बोनस मिलता है। तो कुल मिलाकर आपको हर महीने का जो आपका ग्रोस पे रहेगा वो 34-35 हज़ार रुपए के आसपास बन जाएगा, अगर आप क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं तो। इसके बाद में बात करते हैं कटौती वाले सेगमेंट पर। तो NPS का कंट्रीब्यूशन है जो 10% तो बेसिक होता है, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, GIS कंट्रीब्यूशन, कुल मिलाकर आपका 3 से 4 हज़ार के बीच में प्रति माह कटौती होगी। उसके बाद में आपका जो नेट पे रहेगा वो 31, 32, 30, 28, 29 इससे लेकर के इस बीच में, यानी 28 से 32 हज़ार मैक्सिमम आपके एंड में आ सकता है। तो मिनिमम पकड़ें तो आप अगर क्वार्टर में भी रह रहे हैं तो 25 से 32 हज़ार के बीच में आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप इस वेतन पर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम लाइफ इंश्योरेंस गुरुजी है, और वहां पर हम पर्सनल फाइनेंस को लेकर ज्ञान बांटते हैं। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, रियल बात कर रहा हूं, मैं खुद करोड़पति बनने वाला हूं। चलो बहरहाल इस वीडियो पर फोकस करते हैं। आइए बात करते हैं प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जिसको देखकर आप थंबनेल पर मैंने लिखा है कि आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन से ऑफिसर बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे ऑफिसर? बनने के लिए आपको क्या क्या इसमें प्रमोशन के एवेन्यूज है, क्या क्या इसमें प्रमोशन के चैनल है, उनके बारे में बात करते हैं। तो पद को ज्वाइन करने के बाद में आपको 3 चैनल मिलते हैं। एक GDC का चैनल होता है, एक अपने कैडर प्रमोशन होता है, और तीसरा होता है LDC का। तो फास्ट ग्रोथ के लिए GDC और LDC एग्जाम 2 एक ऑप्शन है आपकी। तो सबसे पहले GDC की बात कर लेते हैं। GDC जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। इसमें ग्रुप C के जो लेवल 1 के ऊपर के सभी पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप नहीं, सभी लेवल 1 के कर्मचारी जो लोअर ग्रेड में काम कर रहे हैं पूरे जोन के एक फॉर्म भर सकते हैं। ये डायरेक्ट कोटे की तरह भर्ती होती है और इसका एग्जाम RRC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो अगर यहां से आप पहले दिन से एलिजिबल हो जाते हैं ज्वाइन करने के फर्स्ट दिन से, अगर आप यहां से मान लेते हैं कि स्टेशन मास्टर या लेवल 6 लेवल 7 में कोई भी पद आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आसानी से आप ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा होता है LDC, यानी 3 साल की सर्विस के बाद में आप डिपार्टमेंट में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, और यहां पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप इसमें भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेलवे के सभी मैनुअल कोडल प्रोविजन सबको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप एग्जाम लिख पाएंगे और आगे की जो मतलब अच्छे से लिख करके आगे आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तीसरा प्रमोशन का ऑप्शन है जो कैडर प्रमोशन होते हैं। पॉइंट्समैन के ऊपर के आपको बेसिक पे चेंज होता है, काम वही रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। पेमेंट बढ़ेगा आपका, और कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑफिसर रैंक तक कैसे पहुंचा जाए। यार ये आपको यहां से मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन के तौर पर ज्वाइन करने के बाद भी आप ऑफिसर आराम से बन सकते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप LDC देते हैं 3 साल बाद में। अगर कोई किसी कैंडिडेट ने 20-21 साल की एज में इसको ज्वाइन किया है और 3 साल की सर्विस के बाद में वो स्टेशन मास्टर बन जाता है, 3.5-4 साल मान लो स्टेशन मास्टर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में जब वो 15-20 साल का जॉब कर लेगा तो 30% और कितने उसको 5 साल की जॉब करने के बाद में अगर उसने ग्रेजुएट और या डिप्लोमा किया हुआ है तो 5 साल की सर्विस करने के बाद में वो एलिजिबल हो जाता है ग्रुप B के जो LDC एग्जाम होती है उसको देने के लिए। और वहां पर अगर अच्छी उसकी मेहनत है, उसकी पकड़ अच्छी है, सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी है, तो आराम से वो एग्जाम दे करके ऑफिसर बन सकता है। लेवल 1 का एक और महत्वपूर्ण पद होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन, और ट्रैकमैन से जुड़ा हुआ डिटेल वीडियो हमने बना रखा है ऑलरेडी, और इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर से हम उसको कुछ रिवीजन के साथ में कुछ अच्छा करके फिर से बना रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो ट्रैकमैन के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बहरहाल मैं दोनों वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपके भाई को आप इजाजत दे सकते हैं, आपका बहुत माथा खा लिया, सर खा लिया, लेकिन अगर आपने वीडियो जरूर ध्यान से देखा होगा तो सीरियसली अगर आप इसको काम में लेते हैं, जो इसमें टिप्स मैंने दी है उनको, तो आप रेलवे में आगे तक जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।